पश्चिम बंगाल में जो वायलेंस हो रही है पूरे देश का ध्यान गया है। आपको तो आइडेंटिफाइड है, लोकल पुलिस को पता है कौन एंटी सोशल है, कौन गुंडा है। तो अगर ये 600 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, अगर ये अनफेंस्ड है, तो ऐसे में इन्फिल्ट्रेशन को रोकना कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है। बीएसएफ ने टेक्नोलॉजी का जितना महत्तम उपयोग हो सकता है इन पोरस एरियाज को कवर करने के लिए किया हुआ है। लोकल पॉपुलेशन ही जो है अटैक कर देती है, ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं। एज ए मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी भी ये जो घुसपैठिए हैं इस चीज को उपयोग करते हैं। अगर कोई घुसपैठिया आ जाए तो उसको आसानी से छुपा भी ले लें। बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा इस चीज को हैंडल करने के लिए। गुंडा तत्व है, एंटी सोशल्स है, इनको भी पॉलिटिकल कलर मिला हुआ है। तो इस तरह की हॉस्टिलिटी जो है आप लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो भविष्य में मेरे ख्याल से वो कुछ वायलेंस का भी रूप बॉर्डर पे ले सकती है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से हिंसा हुई है और कई जगहों से हिंदुओं को पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ा है, उसके बाद से फिर से प्रश्न उठ रहा है कि जो घुसपैठ होती है खासतौर पे बांग्लादेश से, उसको क्यों इफेक्टिवली नहीं रोका जा पा रहा है। घुसपैठिए पश्चिम बंगाल सहित देश के तमाम हिस्सों में आकर बस रहे हैं और फिर वायलेंस, टेररिज्म, इन तमाम क्राइम में इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। यह समस्या काफी पुरानी है, बार बार इसकी चर्चा होती है। घुसपैठियों को वापस भेजना आसान नहीं रहा है। बड़े पैमाने पर देश के तमाम हिस्सों में, चाहे सीमावर्ती इलाके हों या फिर सुदूर मुंबई, बेंगलुरु, इन तमाम जगहों पर उनकी आबादी बढ़ती गई है। यह समस्या इतनी जटिल क्यों है और क्यों इस पर काबू नहीं पाया जा रहा पूरी तरीके से इफेक्टिव ढंग से। हमारे साथ हैं श्री राकेश अस्थाना जी, जो कि बीएसएफ के फॉर्मर डीजी हैं और खुद इस समस्या को काफ़ी करीब से जानते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि चूँकि पश्चिम बंगाल में जो वायलेंस हो रही है पूरे देश का ध्यान गया है और इसी के साथ घुसपैठ की समस्या पर भी ध्यान गया है। क्या वजह है कि जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर है उस पर बीएसएफ डिप्लॉयड है पूरी तरीके से, फिर भी घुसपैठ का सिलसिला रुक नहीं रहा है। सालों दर साल यह घुसपैठ होती ही जा रही है, चाहे नंबर छोटे हों बड़े हों। वजह क्या है? देखिए, घुसपैठ जो होती है बॉर्डर से, बांग्लादेश बॉर्डर से, उसके लिए केवल आप बीएसएफ को जवाबदार नहीं ठहरा सकते। पहले हमें यह समझना होगा कि बॉर्डर है कैसा। टोटल बॉर्डर जो बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया का है वो करीब 4096 किलोमीटर का है, जिसमें ये 5 स्टेट कवर करते हैं। वेस्ट बंगाल के अलावा असम है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। बट इसमें जो 4096 में से करीब 2200 किलोमीटर का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो वेस्ट बंगाल से लगता हुआ है। और मेजॉरिटी जो बॉर्डर अगर वेस्ट बंगाल से है तो इन्फिल्ट्रेशन या इलीगल इमिग्रेशन इस बॉर्डर से ही होगा। अब ये जो बॉर्डर है इसमें भारत सरकार ने फेंसिंग कराने का निर्णय लिया है और फेंसिंग हुई है। करीब 4096 किलोमीटर में से 3332 किलोमीटर का बॉर्डर फेंस्ड है। जो बचा हुआ पोर्शन है वो या तो रिवराइन एरिया है, जैसे जहाँ नदी है, नाले हैं, या फिर लैंड है जो जिस पे अभी तक फेंसिंग नहीं हो पाई। तो लैंड जहाँ तक सवाल है मोस्टली ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जिसमें जो लैंड जब तक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देगी और ट्रांसफ़र नहीं होगा लैंड, तब तक उस पर फेंसिंग नहीं हो सकती है। आपने जो ये कहा कि जब तक स्टेट कोऑपरेट नहीं करती तब तक ये फेंसिंग नहीं हो सकती, अभी हाल ही में हमारे राइजिंग भारत समिट में गृह मंत्री अमित शाह जी का आना हुआ था। उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा था कि बांग्लादेश में करीब 600 किलोमीटर का इंडो बांग्लादेश बॉर्डर ऐसा है जिस पर की फेंसिंग नहीं है और चूंकि राज्य सरकार जो है वहाँ की ज़मीन नहीं दे रही है, इसलिए हम उसको फेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये 600 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, अगर ये अनफेंस्ड है, तो ऐसे में इन्फिल्ट्रेशन को रोकना कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर बॉर्डर ओपन है तो पोरस बॉर्डर है, फिर बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट ज़रूर है।
हमारे साइड में बीएसएफ है, बांग्लादेश के साइड में बीजीबी है, और बीच में नो मैन लैंड है। लेकिन अगर वहाँ पे फेंसिंग नहीं है तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होना आसान है। जहाँ तक बीएसएफ का सवाल है, बीएसएफ ने टेक्नोलॉजी का जितना महत्तम उपयोग हो सकता है इन पोरस एरियाज़ को कवर करने के लिए किया हुआ है। सीसीटीवी कैमरास का कवरेज है, रात के टाइम में भी उसकी मॉनिटरिंग होती है, इंफ्रारेड कैमरास हैं, पेट्रोलिंग है, और ये बहुत क्लियर कट आदेश है कि अगर कोई इस साइड आ रहा है तो उसको पकड़ा जाए, चैलेंज किया जाए, और अगर असॉल्ट करते हैं तो फिर जो भी बल प्रयोग हो सकता है उसको बल प्रयोग किया जाए। कई दफ़े लोग बाग पकड़े भी गए हैं, और उनको पकड़ने के बाद चूँकि बीएसएफ के पास पुलिस पावर्स नहीं है और पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, तो पकड़ने के बाद बीएसएफ उनको प्राथमिक कार्रवाई कागज़ की करने के बाद सौंप देती है लोकल पुलिस को, और लोकल पुलिस उसको कैसे हैंडल करती है उस पर बीएसएफ का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे में जो आप बता रहे हैं कि लोकल पुलिस कैसे हैंडल करती है, इस पर बीएसएफ का कोई कंट्रोल नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा है कि चूंकि वेस्ट बंगाल में एक ऐसी सरकार है जो कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, नॉन एनडीए गवर्नमेंट है, और वो गवर्नमेंट पर आरोप भी लगता है कि वो काफ़ी सिंपैथेटिक भी है, ख़ासतौर पे जो घुसपैठी हैं उनको लेकर। इनफैक्ट गृहमंत्री ने हमारे राइजिंग भारत में ये भी कहा कि समस्या ये नहीं कि घुसपैठ होती है, समस्या उससे आगे जाकर ये है कि जो घुसपैठी हैं उनका जो है आधार कार्ड वहाँ पर जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, राज्य सरकार, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के तहत फटाफट तैयार कर दिए जाते हैं, उनको एक लीगल सैंक्टिटी दे दी जाती है। अगर परिस्थिति ऐसी है जिसमें कि आपने कहा कि अगर लोकल पुलिस कोऑपरेट ना करे, जो एजेंसीज हैं, अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, अगर वह जो है घुसपैठियों को उनको तत्काल एक क्रेडिबल आधार दे दें, देश में रहने के लिए उनको एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर दें, तो ऐसे में बीएसएफ के लिए जो कि बॉर्डर पर तैनात है, उसके लिए चैलेंज कितना बढ़ जाता है घुसपैठिए और नॉन घुसपैठिए के बीच डिफ्रेंशिएट करने में। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। किसी अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ चेक होता है तो आइडेंटिफिकेशन, जैसे आधार कार्ड आपने कहा, अगर वो है तो अब तो उसको ऑब्जेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है बट उसके लिए टाइम चाहिए। बट यहाँ सवाल ये है कि जो व्यक्ति बांग्लादेश की सीमा पार करके भारत में घुस रहा है, उस समय तो उसके पास आधार कार्ड नहीं होगा, तो उस समय अगर वो पकड़ा जाता है तो बीएसएफ पुलिस को हैंड ओवर करती है, और पुलिस उसको जो भी जुडिशियल कार्रवाई होनी चाहिए वो या तो करती है या नहीं करती है। और दूसरा जो आपने अभी बताया कि एक बहुत बड़ा रैकेट है, जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके आधार कार्ड बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, ताकि उनको एक आइडेंटिफिकेशन मिले और उनको कोई चेक नहीं कर पाए। तो ये इशू जो है ये कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हैंडल नहीं किया जा सकता है। आपने बताया कि पोरस बॉर्डर है, दूसरी तरफ ये भी है कि 600 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर जो है वो फेंस्ड भी नहीं है। तीसरा बड़ा जो चैलेंज वो कितना बड़ा होता है जब खासतौर पे बॉर्डर के दोनों तरफ अगर एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं और उनके बीच आपस में संबंध अच्छे हों, अगर कोई घुसपैठिया आ जाए तो उसको आसानी से छुपा भी ले लें, उनको शरण भी दे दें, उसमें क्या जो है वो जो एक हॉस्टिलिटी जो होती है खासतौर पे जिसको कि बीएसएफ फेस करती है, कई बार लोकल पॉपुलेशन ही जो है अटैक कर देती है, ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं। यह क्या उस पूरे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा देती है? बिल्कुल बढ़ाते। एज ए मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी भी ये जो घुसपैठिए हैं इस चीज़ को उपयोग करते हैं, एक आड़ मिलती है उनको। और बीएसएफ हर समय तो बल का प्रयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे साइड में तो हमारी पॉपुलेशन है, और सामने अगर वो दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ ट्रेडिशनली इंटरेक्ट करते रहें भूतकाल में, तो बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना और एक्शन लेना। आप जो डीजी लेवल टॉक्स जो होती थी दोनों ही देशों के बीच आपके टाइम में भी हुआ, खासतौर पर बॉर्डर पर जो बांग्लादेश साइड पर बीजीबी तैनात है, क्या वजह है कि जिस तरीके से आप लोग इतनी मजबूती से गार्ड करते हैं, बीजीपी जो है, जो बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी है, उसका कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं है उधर से जो इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में है उसको रोकने में?
क्या उसको इनकरेज करते हैं? मेरा तो ये मानना है कि ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अक्रॉस द बॉर्डर चलती हैं उसकी वजह से बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है वो थोड़ा सा लिबरल है। और दूसरा जो पॉलिटिकल विल है वहाँ पे जो मैंने महसूस किया ड्यूरिंग इंटरेक्शन वो ऐसी नहीं है कि आप इस चीज़ को रोकें। एक जो बात और उभर कर आ रही है काफ़ी, खासतौर पे जो जिस तरीके से वहाँ तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से एक जो इन्फॉर्मेशन जो छन के आ रही है कि जो ये बीजीबी है उसके भी जो है हर लीडरशिप का एटीट्यूड काफ़ी चेंज हो चुका है। वह खुद बहुत रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं। उसमें जो लोग आते हैं वो आर्मी से आते हैं, और जो वहाँ पर लोअर रैंक्स हैं और ये जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इनके बीच भी ये गैप है, और वो इस हॉस्टिलिटी को और बढ़ा रहे हैं। उसकी वजह से भी क्या चैलेंजेस जब ज़्यादा बढ़ गई हैं? बिल्कुल चैलेंजेस हैं। और ये जो फैनेटिसिज्म है या फंडामेंटलिज्म है जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होता है बट वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है वो तो है। और मेरे ख्याल से बीएसएफ को भविष्य में या अभी भी बीएसएफ तैयार है उस चीज़ के लिए बट बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। मेरा तो ये मानना है कि अगर इस तरह की चीज़ें चलती रहें तो भविष्य में मेरे ख्याल से वो कुछ वायलेंस का भी रूप बॉर्डर पे ले सकती है। पहले भी ये देखा गया, एक बार ऐसा हो भी चुका है जबकि बांग्लादेश साइड से जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन ने बीएसएफ पर अटैक भी किया था। ये काफ़ी पहले का वाकया है, और फिर कुछ ऑफिसर्स और कुछ जवानों की उसमें जान भी गई थी। तो इस तरह की हॉस्टिलिटी जो है आप लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं, और ख़ासतौर पे जिस तरीके से शेख हसीना की सरकार वहाँ गई, तख्ता पलट हुआ, और वहाँ पर रेडिकल एलिमेंट जमाती जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं वहाँ के पूरे नैरेटिव को। ये फैक्ट है, ये चीज़ें हैं और इसके लिए हमें उसको मुस्तैदी से हैंडल करना पड़ेगा। जिस वक्त मैं डीजी के चार्ज में था उस वक्त बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे कि इस तरह की सिचुएशन को बहुत मजबूती से और बहुत मक्कमता से हैंडल करना है। इसमें अगर फायरिंग करने की ज़रूरत पड़े तो फायरिंग भी करने के आदेश थे। पर चूँकि ये इशू बहुत सेंसिटिव है और ये आप बहुत कहना बड़ा आसान है लेकिन मान लीजिए अगर दिन में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो वो हैंडल करना एक दूसरा तरह का सिचुएशन होती है, और रात में अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो उसमें उसको हैंडल करना बहुत डिफरेंटली किया जाता है। बीएसएफ को आपने खुद एज डीजी लीड किया हुआ है। जब इस तरह के आरोप लगते हैं कि इस तरह की घुसपैठ जो बांग्लादेश से घुसपैठ भारत में होती है उसको एक तरह से बीएसएफ के अधिकारी भी आंख मूंद कर या जवान जो है उसको संरक्षण देते हैं, और उनके एक तरह से उनके कनाइवेंस के साथ ये चीज़ होती है। यहाँ तक कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो अपोजिशन है खासतौर पर, अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की बात करें, वो इस तरह के आरोप खट से लगाए थे कि भाई बॉर्डर पर तो जो है सेंट्रल की एजेंसी बीएसएफ तैनात है, फिर घुसपैठ अगर होती है तो उसके लिए तो वो जिम्मेदार हैं। इस तरह के जब आरोप लगते हैं कि बीएसएफ की कनाइवेंस से घुसपैठ होती है, उस पर आपका क्या कहना है? कैसा लगता है जो है? कनाइवेंस का तो सवाल ही नहीं है। बीएसएफ एक प्रोफेशनल फोर्स है, उसका ट्रेनिंग बिल्कुल दूसरी तरह से है और उनको लोकल कनाइवेंस करके कुछ मिलने वाला है नहीं। और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि इन्फिल्ट्रेशन में बीएसएफ का कनाइवेंस। बीएसएफ ऑन द कॉन्ट्ररी इस प्रॉब्लम को बहुत प्रोफेशनल वे में हैंडल करती है। ये तो हो गया, आपने कहा कि बीएसएफ रोकने की कोशिश करती है, और चूंकि बॉर्डर की जो ज्योग्राफी है बड़े एक डिफ़िकल्ट नेचर की है, इसलिए, और ख़ासतौर पे जहाँ पे अनफेंस्ड है वहाँ पर बहुत मुश्किल है। लेकिन एक और चीज़ जो कि सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन ही नहीं बल्कि स्मगलिंग, चाहे कैटल की स्मगलिंग हो, चाहे ड्रग्स की स्मगलिंग हो, सामान्य जो डेली ज़रूरत के जो सामान हैं उनकी स्मगलिंग हो, स्मगलिंग क्यों नहीं रोक पाते? स्मगलिंग का भी वही कारण है, काफ़ी रुकता है। जो चीज़ रोकी जाती हैं वो तो जाहिर नहीं होती हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे ड्रग्स हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं या कैटल की स्मगलिंग है। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कैटल की स्मगलिंग के लिए
वो जो रिवराइन बॉर्डर्स हैं उसका उपयोग ज़्यादा होता है, फेंस्ड बॉर्डर का उपयोग नहीं हो सकता है, और जो पोरस बॉर्डर है लैंड बॉर्डर उसका उपयोग होता है। तो अगर आप आंकड़े देखेंगे और जो सीजर्स देखेंगे तो बांग्लादेश बॉर्डर पे भूतकाल में और हाल में भी बीएसएफ ने बहुत अच्छी रिकवरी या सीजर किया हुआ है। ये प्रॉब्लम ज़रूर है, और ये चूँकि ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसमें दोनों तरफ के लोकल क्रिमिनल गैंग्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, और बड़ी संख्या, मतलब उनका जो इन्फ्लुएंस है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे, लोकल पुलिस पे, वो बहुत ज़्यादा है। और जब आप डीजी थे बीएसएफ के, क्या आपने उस वक्त भी पाया कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल पुलिस ऑफिशियल्स खासतौर पे वेस्ट बंगाल के हैं, उनकी कनाइवेंस से जो है इस तरह के जो गैंगलॉर्ड्स हैं या फिर जो स्मगलिंग के इस रैकेट में जो लोग शामिल हैं, जिनकी वजह से इस समस्या को काबू करने में दिक्कत हो रही है? बिल्कुल, ऑर्गेनाइज गैंग तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका कनाइवेंस लोकल लेवल पे हो, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि बगैर कनाइवेंस के ये एक्टिविटीज़ संभव ही नहीं है। कनाइवेंस बीएसएफ के साथ है या लोकल पुलिस के साथ है, इसमें मतभेद हो सकता है, बट चूंकि मैं बीएसएफ का डीजी रहा हुआ हूँ और मैंने बहुत डिटेल में और बहुत बारीकाई से इस चीज़ को देखा है, तो मैं तो हमेशा इस बात को कहूँगा कि बीएसएफ का कनाइवेंस ऑर्गेनाइज्ड मैनर में या बहुत ही डीप कनाइवेंस इसमें है ही नहीं, कनाइवेंस ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। इंडिविजुअल केसेस में आप, हमने पकड़े हैं, अपने जवानों को पकड़ा है, ऑफिसर्स को पकड़ा है, जिनके खिलाफ एक्शन लेके उनको बर्खास्त भी किया है, बट वो ये कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई कनाइव करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप जो सो लोकल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं और या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी ऑर्गेनाइज कनाइवेंस आपने देखी अपने टेन्योर में जो कि सामने आई? वो तो बिल्कुल, सीबीआई का एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें वी हैव कम टू नो अबाउट इट। क्या था वो इन्वेस्टिगेशन? वो उसमें कैटल स्मगलिंग के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसमें जो गैंग्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन बाहर आई थी, फिर उन पे एक्शन भी हुआ, सीबीआई ने पकड़ा भी है उसको, ईडी ने भी उसके खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें जो लोकल कनाइवेंस है वो निकल के आया है। ये बताएं कि ये कैटल स्मगलिंग का अर्थशास्त्र है क्या? मैंने सुना था कि जब वो सीबीआई ने जब वो केस किया था तो उसमें तो जो स्मगलर्स जो इन्वॉल्व थे उनके अकाउंट अमेरिका तक में जो है सो पाए गए कि बिल्कुल वहाँ भी पैसे वो जमा बिल्कुल कर रहे थे। बिल्कुल, कैटल स्मगलिंग में जितना पैसा इन्वॉल्व है वो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। पर कैटल जो पैसे तस्कर जो बांग्लादेश के हैं इंडियन तस्कर को देते हैं, वो माइंड बॉगलिंग है। और कैटल की तस्करी जो होती है वो बेसिकली स्लॉटर हाउस चलाने के लिए होती है, उनका वहाँ कोई खेती के लिए उपयोग करना हो या उसके लिए नहीं, स्लॉटरिंग के लिए ले जाते हैं, और उसका रकम बहुत हाई रकम देते हैं, और जो लोग यहाँ से उस चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में करते हैं उनको बहुत पैसे मिलते हैं। ये भी फैक्ट है जो आप बता रहे हैं कि अकाउंट्स में पैसे काफ़ी मिले, और उनका बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में अकाउंट थे वो भी मिला, और वो मेरे ख्याल से वो जो सरगना है उसको सीबीआई ने पकड़ा भी था और उस पर एक्शन भी लिया था। आपने बीएसएफ को बतौर डीजी हेड किया, आप सीबीआई के भी इंचार्ज डायरेक्टर रहे, आप एनसीबी के भी डायरेक्टर है जो कि खासतौर पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बांग्लादेश बॉर्डर पर ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग कितना बड़ा इशू है अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें? ये बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ से इंडिया से बांग्लादेश में जो मोस्टली वहाँ पे ड्रग डिमांड है वो कफ सिरप की है। दे यूज़ कफ सिरप एज ड्रग, फॉर एग्जांपल बेनाड्रिल है, उसको जो एडिक्ट्स हैं वो एज ड्रग यूज़ करते हैं टू गेट हाई। वहाँ से चूँकि उनका बॉर्डर म्यांमार से भी लगता है बांग्लादेश का, तो जो मेथेम्फेटामीन की सप्लाई होती है काफ़ी बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में आता है। तो ये बहुत, और ड्रग ट्रैफिकिंग में जो पैसे जनरेट होते हैं वो भी, उसका भी अगर आप अध्ययन करेंगे तो इट्स अ माइंड बॉगलिंग फिगर। तो ये जितना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी अगर इसको कंट्रोल करना हो, चाहे जो है
ड्रग्स की स्मगलिंग हो, कैटल स्मगलिंग हो, या फिर इन्फिल्ट्रेशन को कंट्रोल करना हो। और ख़ासतौर पे जिस तरीके से ये लगातार ये सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, क्या करना होगा? इसमें देखिए, लोकल पुलिस को भी पता है और सेंट्रल एजेंसीज को भी पता है, स्टेट एजेंसीज को पता है कि उसमें जो गैंगस्टर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज गैंग्स हैं, कौन कौन लोग हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके फोकस्ड वे में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और कानून में बहुत से प्रावधान हैं जिनका उपयोग करके उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, बट इट इज़ ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, और इसको फोकस्ड मैनर में जब तक नहीं करेंगे तब तक सर्जरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपने फोकस मैनर की बात की, मैं आपको एक और इशू की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, खासतौर पे मुर्शिदाबाद वगैरह के इलाके में जिस तरह की वायलेंस हुई है और वहाँ पर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर हिंदुओं को पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसमें आप जो पुलिस की भूमिका है, चूँकि आपने खुद भी जब आप गुजरात कैडर ऑफिसर रहे हैं, आपने रूरल पुलिसिंग की है, डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग की है, आपने अर्बन पुलिसिंग की है अलग अलग भूमिकाओं में, क्यों पुलिस जो है इफेक्टिव मेजर्स नहीं लेती है और इस देश में, इस देश के नागरिकों को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है, मॉब जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की इतना वायलेंस कर देती है कि उसको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है? क्या पुलिस जो है विल नहीं है, या अधिकारी जो है इनकम्पिटेंट हैं, या फिर जो है एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है जिसकी वजह से ऐसा कुछ वो इफेक्टिव मेजर्स नहीं ले रहे? अगर हम वेस्ट बंगाल को देखें, दोनों चीज़ें हैं, प्रोफेशनलिज्म नहीं है और अंडर प्रेशर हैं। प्रोफेशनलिज्म का सवाल जो है वो ये है कि जब आपको पता है कि इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो सकती है एक पर्टिकुलर बिल के पास होने से, और आपके पास सेंट्रल एजेंसीज से, स्टेट एजेंसीज से इनपुट हैं इंटेलिजेंस के, तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं ले सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है और जो लोग आग लगाते हैं या मर्डर करते हैं या लूटपाट करते हैं, वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल्स नहीं होते हैं। वो मॉब में छोटे मोटे जो लोकल गुंडे होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, वही उन्हीं का उपयोग किया जाता है, इवन इफ इट इज़ ए डन इन ए ऑर्गेनाइज मैनर। तो एज ए पुलिस ऑफिसर अपने को सोचना पड़ेगा, मतलब यू शुड थिंक अहेड ऑफ द क्रिमिनल्स। तो उन्हीं को आप पिकअप कर लीजिए। आपको तो आइडेंटिफाइड है, लोकल पुलिस को पता है कौन एंटी सोशल है, कौन गुंडा है, तो उनको आप बंद कर दीजिए। जब आपका ये जुलूस निकलना हो या कोई भी एक्शन करना हो, आप लीगल एक्शन लीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये जो गुंडा तत्व है, एंटी सोशल्स हैं, इनको भी पॉलिटिकल कलर मिला हुआ है, तो पुलिस जानते हुए भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। वहाँ पर कोलकाता हाई कोर्ट को ये ऑर्डर करना पड़ा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब है और स्टेट पुलिस कंट्रोल नहीं कर रही है, तो फिर जो है सो सेंट्रल जो एजेंसीज हैं, ख़ासतौर पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। और उसके बाद से जो है डिप्लॉयमेंट हुई है। उसमें मैंने कई जगह देखा, लोगों के कमेंट्स हैं, खासतौर पे महिलाओं के हैं, कि बीएसएफ जो है हमारे लिए एक तरह से प्राण रक्षक एजेंसी के तौर पर आई। बीएसएफ जाहिर है इस तरह का कोर्ट का आदेश हो, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी में लगती है, लेकिन जो बॉर्डर पर जो एज ए बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ये खड़ी है, उसकी क्या लिमिटेशन हो जाती है करंट जो लॉ है उसके तहत, कि अगर मान लीजिए सामने कुछ अगर हो भी रहा हो इस तरह की चीज़ें, तो आप जाके बहुत कुछ इंटरवीन नहीं करते जब तक कि आपको एक आदेश के तहत कहा नहीं जाता, क्योंकि जो है ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट। ये देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। तो बीएसएफ का अगर डिप्लॉयमेंट है तो उसकी प्रेजेंस से ही काफ़ी चीज़ें अटक जाती हैं। लेकिन जहाँ तक एक्शन लेने का सवाल है, चूँकि पुलिसिंग स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए बीएसएफ को लोकल पुलिस के साथ ही एक्ट करना पड़ेगा और लोकल पुलिस को ही फोरफ्रंट पे आके एक्शन लेना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ अगर आइसोलेशन में एक्शन लेगी तो भूतकाल में ऐसे कई किस्से हैं जिसमें बीएसएफ के जवानों को या ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ा है। आफ्टर द इंसिडेंट इज़ ओवर उन पे एफआईआर्स हुई हैं और वो फिर उनको कोर्ट कचहरी में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में उसका सामना करना पड़ता है। तो एज पर रूल, एज पर लॉ, बीएसएफ कैन एक्ट ओनली अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लोकल पुलिस। एक्ट का मतलब है अगर फायरिंग करनी है तो, लाठी चार्ज करना है तो,
टीयर गैस छोड़ना है तो इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली बीएसएफ एक्ट नहीं कर सकती है। जिस तरह की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है और उसमें खासतौर पर देखने में आ रहा है कि ड्रोन का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, हथियार से लेकर जो है ड्रग्स तक के स्मगलिंग में सीमा के उस पार से ड्रोन उड़ाए जाते हैं और बॉर्डर से काफ़ी दूर जो है उनके जरिए जो है इनको गिराया जाता है, स्मगलिंग की जाती है। ऐसे में जो पिछले कुछ वर्षों में जो एक बदलाव आया है कानून में कि बीएसएफ सिर्फ बॉर्डर नहीं, बॉर्डर से काफ़ी पीछे तक जाकर भी ऐसे मामलों को देख सकती है। इसका कितना बड़ा फर्क पड़ा जो है खासतौर पर इफेक्टिव बॉर्डर गार्डिंग में या जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकने में? ये बहुत अच्छा इसका इफेक्ट पड़ा है और इसमें जो कि 50 किलोमीटर तक का एरिया बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन में आता है, तो प्रिवेंट करने के लिए बीएसएफ इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर कोई एक्शन लेना है तो लोकल पुलिस के साथ ही एक्शन ले सकती है। बट द मियर फैक्ट कि बीएसएफ को एम्पावर किया गया है 50 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है अलोंग द बॉर्डर, उस पर एक्ट करने के मतलब उस पावर दिया गया है, जुरिस्डिक्शन दिया गया है, तो बहुत बड़ा डिटरेंस है फॉर द क्रिमिनल्स। आपने खुद खाकी में काफ़ी समय बिताया और इनफैक्ट लास्ट आपकी जो पोस्टिंग थी वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पे थी, वहीं से आप रिटायर हुए। क्या वेस्ट बंगाल के पुलिस अधिकारियों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि जब इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर वायलेंस हो और जिसमें कि लोगों को अपनी जगह से छोड़ कर जाना पड़े, दूसरी जगह शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़े, जो वो शपथ लेते हैं संविधान या फिर जो एक्ट हैं, जो लॉ हैं उनको प्रोटेक्ट करने का, उस शपथ को याद रखें और इफेक्टिव मेजर्स लें? बिल्कुल प्रोफेशनली काम करें, बगैर किसी डर के, बगैर किसी लिहाज के प्रोफेशनली काम करें। कहीं ये सिचुएशन हो ही नहीं सकती है इस तरह की डेवलप। और दूसरी बड़ी बात है कि बॉर्डरिंग स्टेट है, तो नेशनल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके यहाँ अगर ये इस तरह की बदमाशी हो रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकल एलिमेंट्स कर रहे हैं। इसके पीछे सरगना बॉर्डर के उस पार भी हो सकता है। डीस्टेबलाइज करने की कोशिश बाहर की एजेंसीज भी कर सकती हैं। तो पुलिस जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, अगर प्रोफेशनल नहीं होगी तो देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की जो सोवरेंटी है उसके ऊपर खतरा है। तो वन हैज़ टू बी प्रोफेशनल। इसमें कोई इन्फ्लुएंस या किसी का लिहाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन को अगर इफ़ेक्टिवली हैंडल करना है तो जो कायदे में है, बताया गया है और जो ट्रेनिंग में सिखाया गया है, उसका पूरा उपयोग ज़मीन पे करना पड़ेगा, नहीं तो ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो सकती है। धन्यवाद, इतनी बेबाकी से आपने जो बात की और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अधिकारी अभी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में है वेस्ट बंगाल में, वो इस मैसेज को ध्यान से सुनेंगे और जो आपने सीख दी है उसका पालन करेंगे ताकि हालात जो है तेज़ी से वहाँ नियंत्रण में आए। धन्यवाद फिर से। थैंक यू।